बड़ी बाजी शाहीना जब भी मेरे घर आती, मेरे ससुराल में आकर हर चीज को बगौर देखती। मैं उनसे कहती, बाजी शाहीना आप इतने गौर गौर से क्या देखती हैं? मेरे कान में कहने लगी, नाजो मैं शक नहीं कर रही, मगर मुझे क्यों लगता है जब भी मैं तेरे ससुराल आती हूँ तेरी ये नंद एक ही जगह बैठी रहती है। कभी यहाँ से झाड़ू लगाती है, कभी आसपास फिरती है, तो कभी इस जगह के ऊपर ही बैठ जाती है। बाजी शाहीना की बात सुनकर मैं जोर से हंस पड़ी। बाजी शाहीना तुम होश में तो हो? कैसी बातें कर रही हो? शक की भी कोई हद होती है। अब तुमने एक नई बात निकाल ली। भला सादिया एक ही जगह क्यों बैठेगी? उसको यहाँ से कौन सा खजाना मिलता है? तुम नहीं समझती नाजो, तुम मासूम हो, मगर मैं जान गई हूँ कि तुम्हारी नंद का जरूर कोई न कोई चक्कर है। वरना मैं जब आती हूँ न ये इधर होती है न उधर, हर वक्त तुम्हारे घर के चूल्हे के आसपास ही क्यों मंडलाती रहती है? कोई तो मंडलाती रहती है, कोई तो वजह होगी ना। बाजी की बात बिल्कुल बेतुकी थी। मैंने उन पर यकीन न किया और हंसकर टाल दिया। मगर बाजी के जाने के बाद ये बात बार बार मुझे याद आने लगी। मैंने सोचा कि देखूं तो सही कि मेरी नंद वाकई ऐसा ही करती है या नहीं। ऐसा ही हुआ। बाजी शाहीना की बात बिल्कुल सही थी। मेरी नंद सुबह नाश्ता पकाने के बाद चूल्हे के पास से सफाई करती, फिर थोड़ी देर बाद कहती चूल्हा गंदा हो गया है, उसके ऊपर नए सिरे से मिट्टी और पानी लगाती। तब तक दोपहर के खाने का वक्त हो जाता, वो वहीं पास बैठकर बर्तन धोती। फिर दोपहर की रोटियां बनाती और उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी होती। दोपहर के वक्त सब लोग अपने अपने कमरों में सोए होते, तब तो यहाँ पर कोई ना होता था, मगर मेरी नंद का पहरा फिर भी यहाँ पर लगा रहता। ये बात बड़ी हैरान कुन थी। मुझे इसकी समझ न आई। मजबूर होकर मैं सोचने लगी, आखिर सादिया है। तब मुझे महसूस हुआ कि सादिया के बैतुल खला जाने का भी एक वक्त मुकर्रर है। जब मेरी सास बैठी वहाँ खाना खा रही होती या रोटियां डाल रही होती, तभी सादिया बैतुल खला जाती। इसके अलावा वो वहाँ से हिलती तक न थी। अब मैंने एक दिन सोचा कि मैं सबके सामने सादिया से कहूँगी कि जाकर मेरे लिए पानी ले आए। मैं खुद वहाँ पर बैठूंगी और सबके सामने वो जगह खोदूंगी। देखूं तो सही वहाँ पर ऐसा क्या खजाना दफन है कि सादिया बेगम वहाँ से हिलती तक नहीं है। शाम का वक्त था, हम सब बैठे चाय पी रहे थे। तब मेरे दांत में अचानक दर्द उठा। सादिया मेरी बहन जल्दी कर, जाकर मेरे लिए लौंग लेकर आ। मैंने दर्द का बहाना बनाकर सादिया से लौंग लाने का कहा। जानती थी कि उसे काफी देर लग जाएगी। तब तक मैं कोई न कोई बहाना बनाकर सबके सामने ये जगह खोद दूंगी, देखूंगी कि इसमें क्या है। मगर ऐसा न हुआ। सादिया ने तो अपनी टांग पकड़ ली। हाय भाभी, सुन हो गई। अम्मा आप लाकर दे दो ना भाभी को। मेरी सास सादा सी औरत थी। बेटी के कहने पर उठ गई। मुझे जाकर मसाले के डब्बों से लौंग लाकर दे दी। मेरा ये बहाना भी बेकार गया। सादिया ने मेरे हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। उसके सामने भी एक दो बार ये जगह खोदने की मैंने कोशिश की तो उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया। कहने लगी, मैंने और अम्मा ने बड़ी ही मोहब्बत और एहतियात से ये जगह बनाई है, तुम हो गए इसे खोदने चली हो। ऐसा मत करो, घर में बेबरकती होती है। सादिया की बात सुनकर सास भी मेरे सर हो जाती और यूं ये बात उधर की उधर रह गई। अब मुझे लगा कि दिन के वक्त अपनी नंद के होते हुए ऐसा करना तो मुमकिन नहीं है, लिहाजा रात का वक्त चुना जाए। मेरे शौहर एक दो दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। उस दिन मैंने सोचा कि अपने कमरे से निकलकर रात को चूल्हे वाली जगह खोदूंगी, देखूंगी कि वहाँ पर क्या है। रात हुई, सब लोग तकरीबन सो गए थे। 10 बजे का वक्त था। गांव में रातें जल्दी हो जाती हैं। मगर मुझे याद आया कि हमारे किचन के बाहर जो टीन का दरवाज़ा है वो तो किसी इंजन से भी ज़्यादा शोर करता है। इसलिए मैं वहाँ से जाकर दबे कदमों वापस आ गई, क्योंकि अगर मैं उस वक्त वो टीन का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती तो यकीनन शोर से सब लोग जाग जाते या किसी न किसी को खबर तो हो ही जाती। मैं अपना काम आराम से ना कर पाती। वापस आकर सोचने लगी कि कल सरे शाम ही दरवाज़ा खुला छोड़ दूंगी या रात को काम करते करते दरवाज़ा खोल कर आ जाऊंगी। वो दिन बड़ी बेचैनी से गुजरा। रात भर में सो न सकी। सोचती कि जाकर दरवाज़ा खोल लूं, फिर सोचती कि सादिया को पता ही ना चल जाए। वो जो इतनी चौकन्नी रहती है, जाहिर है ये खबर भी तो रखती होगी कि कौन उसके खजाने के आसपास मंडलाता है।
उस दिन सादिया मेरी आंखों के सामने ही रही। वो मुझे अजीब नजरों से देख रही थी, बात बात पर एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा करती और मेरी तरफ गौर से देखती जैसे मैं उसकी बहुत बड़ी मुजरिम हूँ। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब रात को खाना पकाने के बाद मैंने चुपके से टीन का वो दरवाज़ा खोल दिया। आज मेरी बाकी तैयारी भी मुकम्मल थी। मैंने सोच लिया था कि मेरी नंद और सास के सोने के बाद मैं ये राज मालूम करके ही रहूंगी। ये भी सोचा कि अगर सास ने ऐन वक्त पर आकर मुझे देख लिया, वो तो यही कहेंगी कि मैं तावीज़ छुपा रही थी, क्योंकि गांव की औरतों की जहनियत यही होती है। उसके लिए भी मैंने पहले से बहाना सोच लिया। अब मेरे पास कोई वजह नहीं थी कि मैं अपने इस काम से रुक पाती। रात का वक्त हुआ, मेरे शौहर आज भी घर नहीं थे। मैंने वो कदाल सी ली जिससे मैंने चूल्हे वाली मिट्टी खोदनी थी और चुपके से अपने कमरे से बाहर रखा। 400 अंधेरा छाया हुआ था। मैं दबे कदमों आगे बढ़ रही थी। मेरी तवक्के के ऐन मुताबिक किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरे पास लाइटर की टॉर्च भी मौजूद थी। मैंने उसे ऑन कर लिया और जैसे ही किचन के अंदर दाखिल हुई, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। सामने किचन में काले रंग की चादर ओढ़े कोई बैठा हुआ था। उस शख्स का वजूद फैला हुआ था और काली चादर इतनी खौफनाक लग रही थी कि मेरा दम निकलते निकलते बचा। इससे पहले कि मैं वापस पलटकर भागती, उसने पीछे पलटकर देखा तो मेरी जान में जान आई और साथ ही शर्मिंदगी भी हुई। वो कोई और नहीं, मेरी अपनी ही नंद सादिया थी। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और तंज भरी मुस्कुराहट भी। तुम्हारी नीयत में अच्छी तरह जानती हूँ। पहले भी तुम इस जगह के चक्कर लगाती रही। तुम्हारी आंखों में साफ लालच नजर आ रही थी। मैं जान गई थी कि तुम क्या करोगी, इसीलिए इसी दिन के लिए मैं इजरा देती हूँ। जानती हो ना कि ये मुतबरक जगह है, मगर तुम तो इसे खोदने के पीछे ही पड़ी हो। क्या करना चाहती हो? क्या मेरे और अम्मा के खिलाफ इसमें तावीज़ दबाने का इरादा है? इस घर का रिस्क कम करना चाहती हो? मेरी नंद मेरे सामने मेरी बेइज्जती किए जा रही थी और मैं खामोश खड़ी थी। मेरे पास कोई जवाब भी तो नहीं था। मैंने हरकत ही ऐसी की थी कि उसे मुझ पर शक हो गया था। अब सिवाय उसकी बातें और कौसने सुनने के मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। मैं सर झुकाए खड़ी रही। खबरदार, अगर आइंदा तुमने यहाँ आने की कोशिश भी की, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी और हाथ काट दूंगी। यहाँ से जाओ और दोबारा मत आना। मेरी नंद ने मुझे इस कदर सख्त अल्फाज में तंबीह की कि मैं मजबूरन वहाँ से लौट आई। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि इस बात को यहीं भूल जाऊं, क्योंकि नंद के सामने होते हुए मैं इस जगह को खोदना तो दूर, आसपास जाने के बारे में भी नहीं सोच सकती थी। उस दिन के बाद से मेरी नंद का रवैया मेरे साथ बदल गया। वो जो मेरे साथ हर वक्त हंसती बोलती रहती थी, अब बिल्कुल खामोश हो गई। मगर मैं जानती थी कि इस खामोशी के पीछे कोई गहरा तूफान छुपा है। मैंने अपनी बहन शाहीना को बुला लिया। उसे सारा मामला बताकर कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसने सर पकड़ लिया। तू भी कितनी पागल है। तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरी नंद की नजरें इस जगह पर पहले ही होंगी। अरे मैं तो तुझे खबरदार करके गई थी कि तुम्हारी नंद का कोई चक्कर चल रहा है, मगर तुम ही ने यकीन नहीं किया। अब अगर कुछ करना ही था तो मुझसे ही पूछ लेती। बाजी की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो चालाकी दिखाने की कोशिश की है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैंने बाजी के मशवरे के मुताबिक इस बात को वाकई भूल जाने का सोच लिया, क्योंकि मेरी नंद होशियारी से चल रही थी और फिर उसके ही घर में उसकी जगह पर डाका मारना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मगर मेरी इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन रात के वक्त में अपने कमरे में सो रही थी। उस दिन नासिर ने घर वापस आना था। तब घर की बिजली खराब हो गई। बिजली खराब होने की देर थी कि किसी के भारी कदमों की आवाज़ मेरे कमरे की तरफ आती सुनाई दी। मैं डर के मारे उठ बैठी। इंतजार तो नासिर का था, मगर ये किसी और के कदमों की आवाज़ थी। नासिर को तो मैं लाखों में पहचान सकती थी। ये आवाज़ सुनकर मैं डर गई। इससे पहले कि उठकर यहाँ से भागती, मुझे बैरूनी दरवाजे से एक शख्स अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। दरवाजे में खड़े होने की वजह से उस शख्स का वजूद अच्छे से नजर आ रहा था। वो हट्टा कट्टा लहीम शहीम आदमी था। मैं अपने बेड पर दराज थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, मैं आराम से बेड के नीचे घुस गई। यहाँ पर मुझे डर तो बहुत लग रहा था,
कॉकरोच, छिपकली, तरह तरह के कीड़े इन कच्चे अपनी इज्जत बचाने की खातिर मैं कोई भी जख्म खाने को तैयार थी। उसी वक्त बिजली दोबारा से ऑन हुई और मेरे कमरे में रोशनी फैल गई। तब बाहर एक शोर सा बुलंद हुआ और वो शख्स मेरे कमरे से वापस भागा। मैं भी फूली सांसों के साथ बेड के नीचे से निकली और अपने कमरे से बाहर आ गई। देखा तो नासिर भी आ गए थे। इन्होंने एक शख्स को जो मेरे कमरे से भागते देखा तो आग बगोला हो गए। इन्हें मुझ पर शक होने लगा। एन उसी वक्त मेरी नंद आ गई। भाईजान, ये चोर पहले मेरे कमरे में आया था। मैंने इसके सर पर चीज मारकर भगा दिया तो भाभी के कमरे में घुस गया। यकीनन वो जेवरात चोरी करने आया होगा। वो देखें, भाभी के कमरे की सारी अलमारियां भी खुली पड़ी हैं। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे कमरे की जेवरात वाली अलमारियां वाकई खुली हुई थीं। मेरे शौहर का गुस्सा यकदम हमदर्दी में बदल गया। अच्छा, तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं इस बेगैरत इंसान को खुद देख लूंगा। वो गुस्से में बुड़बुड़ाते हुए घर से बाहर निकल गए। तब मेरी नंद के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। शौहर के जाने के बाद वो मेरे करीब आई और बोली, देख लिया मैंने कैसे तुम्हें जिंदगी और मौत की कश्मकश से बचाया। अगर अभी मैं अपनी गवाही के बजाय तुम पर इल्जाम लगा देती तो तुम कहीं की ना रहती। जानती हो ना, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ, उसने मगरूर से लहजे में कहा। मगर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बचा लूँ। अब तुम इस घर से कहाँ जाओगे बिलाखिर? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरे मामलात में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें इस घर से ही नहीं निकलवाऊंगी। तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। नंद की बातें सुनकर मैं अंदर तक लरस गई। सादिया बाजी, मैंने तो अब आपके मामलात में पढ़ना भी छोड़ दिया है। उस दिन के बाद से मैं चूल्हे वाली जगह पर नहीं गई। मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। खुदा के लिए कोई ऐसी बात मत कीजिएगा कि मेरे शौहर का मुझ पर यकीन न रहे। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद नासिर आए तो मुझे तसल्ली देने लगे। मैंने भी उन्हें बताया कि मैं बहुत डर गई थी। उस चोर के आने की वजह से मैंने खुद को बेड के नीचे छुपा लिया था। डर था कि कहीं कुछ काट न ले। इन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की कि हमने बहादुरी से उस चोर के आने का मुकाबला किया। हालांकि ऐसी कोई बात थी नहीं। मैं इस बात से मुतमईन हो गई थी कि अब मेरी नंद मेरे साथ ऐसा कुछ न करेगी, क्योंकि मैंने भी उसकी बातों में दखल देना छोड़ दिया था। मगर एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सारी बाजी पलट कर रख दी। हुआ यूँ कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त मेरी नंद अपने किसी काम से अपने कमरे में बैठी थी। दरवाज़ा मैंने खोल दिया। सामने डाकिया खड़ा था। उसने सादिया के नाम पर एक चिट्ठी दी और चला गया। सादिया को इस बात की खबर फौरन हो गई। वो भागती हुई बाहर आई, लेकिन ऐन उसी वक्त सादिया का दूसरा भाई घर के अंदर आ गया। अब सादिया उसके सामने तो मुझसे चिट्ठी मांगने से रही। मैंने भी चालाकी दिखाई और फौरन अपने कमरे में चली गई। चिट्ठी मेरे पास ही थी। सादिया आवाज़ें देती, इशारे करती रह गई। मैंने एक न सुनी। मुझे पक्का यकीन था कि मेरे हाथ मेरी नंद की कोई कमजोरी लग चुकी है। मैंने वो खत जाकर अपने कमरे में पढ़ना शुरू किया। उसे देखकर तो मेरे होश और हवास उड़ गए। मेरी नंद ने जो मंसूबा बनाया था वो तो किसी चोर और डाकू से भी ज्यादा मुनज़्ज़म था। खत में लिखा था, जाने अजीज, तुम मायूस मत हो जाना। मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, मगर मैं जल्द तुम्हें लेने आऊँगा। 2 दिन के बाद मेरे माँ बाप आएंगे। तुम वो सारी चीज़ें तैयार रखना। अगर तुम्हारे भाइयों ने रिश्ता नहीं दिया तो फिर उसी रात हम सब कुछ बांधकर इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे और दोबारा पलटकर कभी नहीं आएंगे। मैंने जब ये पढ़ा तो जान गई कि आखिर से वो मुझसे छुपा रही थी। सादिया के सामने भी ये खत रख दिया। पहले तो वो गुस्सा करने लगी, मगर फिर जब उसकी समझ में कोई बात ना आई तो उसने सारा राज उगल दिया। दरअसल सादिया बेवा थी। उसके पहले शौहर की वफ़ात के बाद वो घर वापस आ गई थी, मगर उसने अपने घर से आते आते खासा जेवर और सोना वगैरह चोरी किया था और चोरी करने के बाद उसे अपने घर के सहन में दफन कर दिया। इस बात की किसी को कानों कान खबर न हुई। सब सादिया के गम के बारे में सोच रहे थे कि सादिया बेचारी परेशान है, मगर सादिया ने तो इस कमाल महारत से जेवर चुराया कि बड़े से बड़ा चोर भी शर्मा जाए। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया था। सादिया ने बताया कि वो शकूर से सच्ची मोहब्बत करती है। शकूर ने ही उसे ये तरगीब दी थी
कि वो घर से जेवर वगैरह उठा ले और इद्दत पूरी होने के बाद उसके साथ भाग चले। इस बात में कोई शक नहीं था कि सादिया के पहले शौहर की मौत तभी ये कि सादिया और शकूर एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे, मगर इनकी शादी किसी वजह से नहीं हो पाई थी। गालिबन सादिया की बात पहले पक्की हो गई और शकूर रिश्ता लेकर बाद में आया। अब वो दोबारा एक होना चाहते थे, मगर उनका तरीका गलत था। मैंने अपनी नंद से वादा किया, मैं तुम्हारा साथ तो दूंगी, मगर तुम्हें भी मेरी एक बात मानना पड़ेगी। मैं तुम्हारे भाइयों को कायल करूंगी कि वो तुम्हारी शादी शकूर से कर दे, मगर तुम्हें ये जेवरात अपनी सास को वापस करना होंगे, क्योंकि पहले शौहर की जायदाद पर, उसके जेवर और माल पर तुम्हारा कोई हक नहीं रह जाता। अगर तुम जिंदगी सहल तरीके से गुजारना चाहती हो तो शकूर से कहो ना, वो तुम्हारे लिए मेहनत करे। तुम क्यों उसके लिए कुर्बानी का बकरा बन रही हो? मेरे समझाने पर मेरी नंद मान गई, हालांकि ये एक नामुमकिन सी बात थी। खैर फिर सादिया ने मेरे साथ वो जेवर अपनी सास तक पहुंचा दिया। मैं उसके साथ ही गई थी। उसकी सास ने हमारा बहुत शुक्रिया अदा किया। सादिया ने कहा कि ये गलती से उसके सूटकेस में आ गया था। उसकी सास अभी तक अपने बेटे के गम में थी। जेवरात मिले तो उसको कुछ सहारा हुआ कि घर का खर्चा चला लेगी और मकान बेचने की नौबत नहीं आएगी। वापस घर आकर मैंने सादिया को गले लगा लिया, उसे अपने जेवर सामने रख दिए, कहा कि तुम इनमें से जितना चाहो ले जाओ। मेरे हुस्ने सुलूक पर सादिया की आंखों में भी आंसू आ गए। वो मुझे गलत समझ रही थी, मैं तो उसके भले के लिए ही सब कर रही थी। खैर फिर सादिया का रिश्ता शकूर लोग लेकर आ गए। ये लोग लालची नहीं थे, मगर इनका बेटा निकम्मा था, और इसी निकम्मे बेटे ने सादिया को ये तरगीब दी कि वो अपने पहले शौहर का जेवर उसके हवाले करे। मैंने सादिया को समझाया, कुछ दिन तुम भी बेरुखी दिखाओ ताकि ये मियाँ अपने रास्ते पर आ जाएं। कुछ सादिया के ताउन की वजह से और कुछ सादिया के भाइयों के दबाव ने लड़के को नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी नंद को इज्जत से अपने घर किया, अपने जेवर भी उसके गले में डाल दिए। आज जब भी वो मैके आती है मेरी शुक्रगुजार होती है। मैं भी खुश हूँ कि मैंने रिवायती भाभीयों की तरह अपनी नंद का पर्दा चाक नहीं किया और ना ही उसकी चालाकियों को अपनी अना का मसला बनाया, बल्कि उसकी मदद करके नेकी भी कमाई और दोनों घरों को बर्बाद होने से भी बचाया।